Hello guys, welcome to Edugree. I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. I know Monday को हमारी holiday होती है, but because मेरी नानी की अभी डेथ हुई है and there are so many things that are happening, ठीक है, तो मुझे दो दो दिन के लिए इधर उधर होना पड़ता है एंड अभी मैं दोबारा 2 दिन के लिए इधर उधर होंगी. आई एम सॉरी फॉर दैट एंड दैट वुड बी द लास्ट ग्लिच इन द क्लासेस और उसके बाद हम नॉर्मल क्लासेस में लेने लग जाऊंगी. तो क्योंकि मैंने कल की क्लास नहीं ली थी 19th की, तो मैं सोचा 20th की भी ख़त्म कर देते हैं. छोटी सी होने वाली है, मतलब अगर देखें ना तो कल का न्यूज़पेपर बहुत छोटा है, आज का बल्कि बड़ा है. तो ओवरऑल वही 1 आवर में ख़त्म हो जाएगी, कोई ज़्यादा वो नहीं है. अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो 6 PM पे द हिंदू एनालिसिस होता है हमारा, ठीक है, एंड ट्यूसडे टू संडे होता है. मंडे वाला जो है मैं साथ साथ में कंप्लीट करवा देती हूँ इन 6 days के अंदर ही. मंडे में छुट्टी रखती हूँ ताकि मेरा भी रेस्ट हो जाए, आपका रेस्ट भी हो जाए, बट आपको रेस्ट नहीं करना है बिकॉज यू आर देयर, यू आर कवरिंग योर न्यूज़ फॉर 1 year 2 years, जितना भी आप अपने प्रिपरेशन के लिए टाइम ले रहे हो, ठीक है ना. बट मेरे को तो ये बहुत लॉन्ग टर्म करना है, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रेस्ट एंड यू आर गोइंग टू स्टडी. यू आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज loggery.in पर मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, वो बाय कर सकते हो एंड वो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सर्च फॉर ईरान प्रेसिडेंट आफ्टर हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट. तो ये डिक्लेयर डेड हो चुके हैं, आज ही डिक्लेयर किया है इनको डेड. तो ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी डेथ हो गई है. सबसे पहले ग्रीन पेन लेंगे और इम्पोर्टेंट लिख देंगे क्योंकि सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. तो यहाँ पर ईरान प्रेसिडेंट कल लिख देंगे वैसे, है ना. चलो यहाँ पे ना ईरान प्रेसिडेंट लिख देते हैं यार, पता है कोई इन्फॉर्मेशन जो आ जाइए, क्या पता कल ना आए. ईरान प्रेसिडेंट डाइज, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डाइज आएगा वैसे. सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही वाहियात करी है मैंने आज. चलो यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. इब्राहिम 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 राइसी, ठीक है ना. तो राइसी, ठीक है ना. तो राय, इब्राहिम की राय लेनी थी, ठीक है ना. राइसी, बहुत ही राइस खाते हैं, या तो राइस से याद कर सकते हो. राइसी, बहुत ही राइसी वाइब है इनकी कि राइस ही खाते हैं लोग, ठीक है ना. अब्राहिम से अब्राहिम याद कर सकते हो और ई से रिप्लेस कर सकते हो. तो दिस कैन बी द वे यू लर्न करना ज़रूरी है, ठीक है ना. कैसे डेथ हुई, हेलीकॉप्टर क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में. अब यहाँ पे रीजन की डिटेल्स है, कहाँ पे, जॉल्फना, ठीक है ना. गोल्फा, जॉल्फना नहीं जॉल्फा, ठीक है ना. जॉल्फा रीजन ऑफ ईरान वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ ईस्ट अजरबैजान. तो यहाँ पर अब जॉल्फना को कैसे याद करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. जॉल्फना को हम याद कर सकते हैं गोल्फ से, ठीक है ना. गोल्फा, ठीक है, गोल्फा, गोल्फ गेम होती है और यहाँ पे जे लगा दिया तो हमारा क्या बन गया, जॉल्फा, ठीक है. याद हो जाएगा, ये ट्रिक है. तो हमें यहाँ पर इब्राहिम राइसी का नाम याद करना है, जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान थे. अब उनकी डेथ हो गई है, हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई. जाल्फा रीजन में, जॉल्फना या गोल्फना रीजन में ये डेथ हुई है इनकी, ठीक है. अब तीसरा पॉइंट, इस्लामिक रिपब्लिक रिपोर्टेड एडिंग दैट फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया मे ऑल्सो हैव बीन, वो भी ऑन बोर्ड थे, ठीक है ना. ऑन बोर्ड थे, ठीक है ना. फॉरेन मिनिस्टर वॉज ऑल्सो ऑन बोर्ड. फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान वॉज ऑल्सो ऑन बोर्ड, ठीक है ना. तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान कौन थे, अमीर खान से अमीर, ठीक है ना, ठीक है ना. अब अमीर है, अब तो अमीर है तो अब क्या होगा, डॉलर होंगे. डॉलनिया, ठीक है ना. डॉलरिया, इनके पास क्या होगा, डॉलरिया. तो यहाँ पे ट्रिक क्या लगाएंगे हम, ट्रिक क्या लगाएंगे, अमीर मतलब रिच, ठीक है ना. जो रिच है उसके पास क्या होगा, डॉलर, ठीक है ना. अब क्या होगा, अब अमीर हो गए. तो इसको पता है कैसे याद करो, मैं तुम्हें ट्रिक लिखवाती हूँ, ये ट्रिक्स लिख लो, ठीक है. ट्रिक कैसे लिखेंगे, अब अमीर, ठीक है ना. अब अमीर है तो क्या होगा, डॉलरिया होगा. डॉलरिया, डॉलरिया, डॉलर या, हाँ भाई डॉलर या, ठीक है ना. डॉलर या, हाँ डॉलर, आर खटा देना है और डॉलरिया याद रहेगा. अमीर हुए तो क्या आएंगे तुम्हारे पास, अमीर हुए तो यू विल हैव डॉलर्स. तो यहाँ पे लिख देंगे, अमीर हुए तो डॉलर है,
ठीक है ना, अमीर हुए तो क्या है, दौलत है, डॉलर है, तो यहाँ से अमीर, अब अमीर दौलरिया। ठीक है, याद हो गया। तो मैं तुम्हें यहाँ पे याद भी करा दिया आज। तो देखो, इब्राहिम राइसी, राइस वाली वाइब है, चावल ही खाते रहते हैं। ठीक है ना। फॉरेन मिनिस्टर कौन है, अमीर, अमीर अब डॉलरिया। ठीक है, डॉलिया अब दौलिया। ठीक है ना। और ये हेलीकॉप्टर क्रैश से मरे, कहाँ पे मरे, गोल्फ से याद करा है, गोल्फा। ठीक है, जोल्फा। याद हो गया। किस किस को याद होगा, किस किस को मजा आ गया ट्रिक्स लगाकर। ठीक है। उसके बाद हार्श वेदर कंडीशन एंड हैवी फॉग हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर द रेस्क्यू टीम्स टू, बहुत ज्यादा हार्श क्यों हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ, खराब वेदर की वजह से। हार्श वेदर कंडीशंस क्या था यहाँ पर, हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से ये सब जो है वो हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बोलेंगे, अब यहाँ पे ईरान के लीडर का नाम क्या है, ईरान सुप्रीम लीडर, ईरान के क्या है, सुप्रीम लीडर भी है ईरान के, कौन है, ईरान के सुप्रीम लीडर भी है, कौन है, आयातोला, आयातोला। ठीक है ना, अली खामेनी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इनका नाम क्या है, यहाँ पर हमारा पॉइंट का बनेगा, एक मिनट, ये बना फिफ्थ पॉइंट, ये बना फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या बना, आयातोला अली खामेनी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आया और अली और खामेनी। ठीक है ना। तो मम्मी ने कहा अली आया है, खा मेरी कसम, खा मेरी कसम की अली मुझसे फाइनली मिलने आ गया है, मेरा बेटा आ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये याद रख सकते हैं। तो आया तोला अली खा मेरी कसम, मैनी, अली मैनी, ये याद कर लिया। ये कौन है, ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो इन्होंने अपना प्रेसिडेंट भी, एक्टिंग प्रेसिडेंट, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान डिक्लेयर कर दिया, जो हम कल लिखेंगे। बट ये वाले पॉइंट्स, एक्सीडेंट हैपेंड in the mountains forest area of Dizmar near the town of Wazagan। ठीक है ना। अभी इनको भी मेरे ख्याल से क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ पर हुआ है, ये भी बस गैस वैस मार रहे हैं, हम लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हैपेंड लिखेंगे, एक्सीडेंट हैपेंड इन माउंटेन्स, इन माउंटेनियस फॉरेस्ट, इन माउंटेनियस फॉरेस्ट area of Izmar near town of वर्जागान। ठीक है ना। कहाँ पर हुआ, दिजमार, तीसमार खान देखी थी ना, दिजमार वैसे बन रहा है, मार तो बन रहा है दिज। ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पर लग रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे। On November 30, 2023, the Ministry of Women and Child Development notified scheme for care and support of victims under Section 4 and 6 of Protection of Children from Sexual Offences Act। तो जो माइनर होते हैं, माइनर कौन होते हैं, माइनर बिलो द एज ऑफ 18। तो बताओ तुम माइनर हो या मेजर हो, बिलो द एज ऑफ 18 हो तो तुम क्या हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम माइनर हो, तुम छोटू छोटू बच्चे हो। ठीक है जी। कौन कौन यहाँ पे छोटू छोटू बच्चा है, कौन कौन एडल्ट हो चुका है। देखो यार, तुम ना बच्चे रहते हो, वैसे अकल की बात कर रही हूँ, तुम 25 तक बच्चे रहते हो, 25 ईयर्स ऑफ एज यू आर अ माइनर ओनली। ठीक है ना, मेरी नज़र में 25 के बाद तुमको सही अकल आती है, धक्के खा खा के। ठीक है, 25 तक तुम ऐसे ही घूमते रहते हो अपनी ज़िंदगी में। चलो आगे चलते हैं, ज्ञान बाद में करेंगे। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट किया, स्कीम फॉर लिखेंगे, स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम्स। ठीक है ना। ये किसने स्टार्ट किया, अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये स्कीम किसने स्टार्ट करी, बट हम ये लिख लेंगे कौन से सेक्शन के अंडर, अंडर सेक्शन 4 एंड 6, अंडर सेक्शन 4 एंड 6 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस, दैट इज पॉक्सो एक्ट 2012। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और पॉक्सो कब आया, 2012, याद रहेगा। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, मतलब माइनर्स के लिए, ये किसके लिए, माइनर्स के लिए। माइनर कौन होता है, बिलो द एज ऑफ 18।
आगे चलेंगे। अब ये स्कीम कौन लेकर आया, मैंने तुम्हें बताया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2023 के अंदर ये स्कीम कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नोटिफाइड, उन्होंने नोटिफाई किया। क्या किया उन्होंने? नोटिफाइड, उन्होंने बोला। क्या किया उन्होंने? नोटिफाई किया। तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू माइनर प्रेग्नेंट। अब यहाँ पे एम क्या है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या करेंगे इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करने में? एम और ऑब्जेक्टिव, जो भी आप लिखना चाहो, एम या ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, ठीक है। एम या ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? इज टू प्रोवाइड integrated support and assistance to minor pregnant girl child victims under one roof, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एरो लिख के करेंगे, एंड फैसिलिटेट immediate emergency and non-emergency access to services for long-term rehabilitation। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, तुमने लिख लिया, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो ये स्कीम कब आई, ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन लेकर आया, ठीक है ना, और इसमें क्या है, ठीक है। ये क्या है, देखो यार, अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप हो गया, ठीक है, प्रेगनेंसी हो सकती है, गर्ल कैन गेट प्रेग्नेंट। 18 ईयर्स से कम की एज की भी है, पीरियड्स आने तो स्टार्ट हो गए, ठीक है, 13-14 की एज में आने स्टार्ट हो जाते हैं लड़कियों को पीरियड्स, राइट, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अब एक रेप, लड़की का रेप हुआ है, माइनर है वो, प्रेग्नेंट है, उसको इमरजेंसी हेल्प चाहिए, विक्टिम है वो, ठीक है ना, तो उसको इमीडिएट इमरजेंसी या नॉन इमरजेंसी असेस टू सर्विसेज और लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन दी जाएगी। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जब एक लड़की का रेप हुआ, ठीक है ना, उसको मेंटल ट्रॉमा होता है, ठीक है ना, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, चेक करना पड़ेगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, लेटर स्टेज में पता चले, इससे अच्छा अगर पहले टेस्ट हो जाए और पता लगा लिया जाए कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं, तो अबॉर्शन भी जल्दी हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रेग्नेंट, यहाँ पर टर्म याद रखनी है, इसके लिए है माइनर प्रेग्नेंट गर्ल चाइल्ड विक्टिम को इमीडिएट इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी असेस देने के लिए दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे, ये तो लिख लिया हमने। While it was for only abandoned and orphaned pregnant girls initially, the scheme has now been expanded to include all pregnant girl victims। पहले सिर्फ ऑर्फन और जो अबैंडन थी, जिनको अबैंडन कर दिया गया है, या फिर जो ऑर्फन है, जिनके माँ बाप नहीं है, उनके लिए स्कीम थी। अब हर गर्ल विक्टिम के लिए ये स्कीम है, ठीक है जी। इतना हमें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्कीम का नाम क्या है? स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम्स, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी मेन, ठीक है, क्या कह रहे हैं? ऑर्डिनरी मेन। द दिल्ली पुलिस हैव अरेस्टेड अ पर्सनल एड ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल फॉलोइंग एलिगेशंस ऑफ द एड असॉल्टिंग मतलब मारपीट करी राज्यसभा के मेंबर, जो आपकी ही राज्यसभा मेंबर है, स्वाति मालीवाल। Accusation made by Miss Maliwal against the aide विभव भाव नहीं है कुछ, बाय भाव, इन्होंने भाव को बाय कर दिया। मारपीट कर रहे हो तो भावना तो है नहीं ना, भगवान के प्रति, इंसान के प्रति खत्म हो गया ना, तो बाय भाव करी, बाय भाव, और मालीवाल को, स्वाति मालीवाल को मारा, ठीक है, आर ऑफ सीरियस नेचर। इन अ पब्लिक स्टेटमेंट शी सेड दैट मिस्टर कुमार बीट हर ब्रूटली एंड स्लैप्ड एंड किक्ड हर। AP's leader Sanjay Singh had in public statement on May 14 said the aide had misbehaved and acted indecently with Miss Maliwal when she arrived at Kejriwal's office
official residence or to meet him. Mr. Singh went on to add that Mr. Kejriwal had taken note of the incident and that strict action would follow, but that was not how event unfolded. तो उन्होंने strict action नहीं लिया. In an abrupt change of tune, AAP now accuses Ms. Maliwal, who has been an associate of Mr. Kejriwal for 2 decades, of being a pawn of भारतीय जनता पार्टी. वो कहते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी की वालों की साइड से, तो तुम पीटोगे उसको. नहीं, कोई पूछने वाला होना चाहिए. पीटोगे फिर तुम जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से, उसको पीट दोगे. सिंपल. हाँ, पिटाई कर दोगे तुम. ऐसा देश का लॉ एंड ऑर्डर खा जाओगे तुम. ये बात है. ये तो कोई भी नहीं करना, किसी को भी नहीं करना चाहिए ऐसे. दूसरी पार्टी का तो पिटाई कर दोगे, बस फिर तो हो गया. स्वाति मालीवाल. सबसे पहले स्वाति मालीवाल कौन है, ठीक है ना. स्वाति मालीवाल जो है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे. ये क्या है, राज्यसभा मेंबर ऑफ आप, राज्यसभा मेंबर ऑफ आप, आम आदमी पार्टी. ठीक है, जिसको आम आदमी पार्टी की फुल फॉर्म नहीं पता वो लिख लेंगे. ठीक है ना. इनके साथ क्या हुआ, एलिगेशंस ऑफ एड, ऑफ क्लोज एड ऑफ अरविंद केजरीवाल. क्या नाम है, भाव खत्म अरविंद केजरीवाल बाय भाव. ठीक है ना, बाय भाव कुमार. ठीक है ना, हिटिंग मिस मालीवाल. ठीक है ना. तो अब ये एक दूसरे पे क्या एलिगेशन लगा रहे हैं, उसको हमको कोई लेना देना नहीं है. टेक्निकली हमारे पेपर में ये नहीं आएगा. हमारे पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकते हैं, किसने मारा, किसको मारा, वो कौन है, बस खत्म स्टोरी. ठीक है, चलो आगे चलेंगे यहाँ पर. अब आगे क्या है, 2 years आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, स्विट्जरलैंड हैज स्टेप्ड इन टू ऑर्गेनाइज पीस कॉन्फ्रेंस. कहाँ पर हो रही है पीस कॉन्फ्रेंस, बर्गर का स्टॉक रख लो. मैकडोनल्ड्स गए हैं तो बर्गर का क्या रख लो, स्टॉक रख लो. तो बर्गर का RN से रिप्लेस कर देंगे तो बर्जन स्टॉक बन जाएगा. वहां पर हो रही है पीस कॉन्फ्रेंस. ठीक है ना. और इंडिया वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ब्रिक्स का मेंबर भी हैं जिसका रशिया मेंबर है. हम SCO ग्रुप का मेंबर भी हैं. ठीक है ना. अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ ये कौन सी कंट्रीज को बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को. ये क्या टर्म यूज करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को. ठीक है ना. जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया जैसे, उनके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, ग्लोबल साउथ. जैसे हम वेस्ट के लिए वेस्ट वर्ल्ड यूज करते हैं फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जल्दी डेवलप हो गई थी, तो ग्लोबल साउथ. तो इंडिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, जब ये हो जाएगी ना कॉन्फ्रेंस, तो अब इसके नोट्स बना लेंगे. अभी जहां पर हो रही है बस ये लिखना है, स्विट्जरलैंड में हो रही है बर्गर स्टॉक, बर्जन स्टॉक. The incident in Mumbai on May 13, 2024, where a giant outdoor hoarding क्या होती है, वो जो लगा होते हैं ना बड़े बड़े बोर्ड, ये ले लो वो ले लो, है ना. Hoarding collapsed in a widespread dust storm, leaving at least 16 people dead and over 70 people injured, has led to serious questions. The billboard was installed without authorization from the Brihan Mumbai Municipal Corporation. After the incident, BMC has said the action would be taken against those who have put up the illegal hoarding. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इलीगल होर्डिंग वाला केस. होर्डिंग समझ में आ गया क्या हो गया, क्या होता है, वो बड़े बड़ी एडवर्टीजमेंट्स लगे होते हैं ना, जिसके ऊपर ऐसा लगता है जो हमारे ऊपर ही आके गिर सकती है, वो ही सच में गिर गई. ठीक है, इलीगली. ये कहाँ पर हुआ, इलीगल होर्डिंग वाला केस मुंबई में. ठीक है, इसका बारे में हमने पहले भी लिखा है. अब इसकी थोड़ी डिटेल लिख लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है इसके ऊपर. हाँ, मैंने कॉपी नहीं किया यार, ऐसा कैसा, थोड़े दिन से मैं भूल जाती हूँ. इसके अंदर ना लॉ एंड ऑर्डर करवाया था. आई विल इंश्योर मैं कल पढ़ा दूँ. और मुझे आज याद आया कि एक और चीज़ के अंदर भी मैं तुम्हें ऐसा ही बोला था कि कुछ मैं बताऊंगी. कमेंट्स में बता देना, तो इतनी मदद कर दो, क्योंकि आजकल खोया खोया चांद हूँ मैं भी. चलो आगे चलते हैं. रेन्यू द जनरलाइज सिस्टम ऑफ, ये क्या है, GSP. अब GSP क्या है, सबसे पहले GSP की फुल फॉर्म, जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. तो जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या होता है, जो कंट्रीज बेचारी बहुत गरीब हैं, ठीक है ना, उनको प्रेफरेंसेस दी जाती है कि चलो ठीक है, हम ना तुम्हारा ये टैक्स माफ कर देंगे, तुम प्रोडक्शन स्टार्ट करो, ये बनाना स्टार्ट करो. इसीलिए हम बहुत बार देखते हैं कि जो हमने कपड़े डाले होते हैं वो बांग्लादेश में बने होते हैं, क्योंकि वो इस कैटेगरी में ऐड हुआ है. अब बहुत जल्दी उसका वो खत्म हो जाएगा. तो GSP स्टैंड फॉर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. ठीक है ना. इसके अंदर क्या होता है,
लोअर टैरिफ, ऑल डेवलप कंट्रीज फॉर रफली, अब इसमें डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू लोअर टैरिफ, ठीक है। इंसेंटिव फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म लिख लेते हैं, इंसेंटिव फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पुअर कंट्री, टू पुअर कंट्रीज। ये बस हमें इतना ही पता होना चाहिए। ये करते हैं कि वहाँ पर जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, वहाँ के लोगों को काम मिल जाए, ये इसलिए करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑन May 15 द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिलीज ऑफ ऑनलाइन, ये न्यूज़ क्लिक प्रबीर, ये दोबारा से रीडिंग कर लेते हैं, इसके नोट्स हम बना चुके हैं, बच्चे आपको बता देंगे कॉमेंट्स में कि हमने मे में नोट्स कब बनाए हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड May 15 द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द रिलीज ऑफ ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़ क्लिक फाउंडर प्रबीर पुरकास्ता न्यूज़ क्लिक के फाउंडर है, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है ना। और इनको अरेस्ट क्यों, किस लॉ के अंदर किया था, यूएपीए के अंदर, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के लॉ के अंदर किया था। क्यों किया था, क्या कहा जा रहा है कि इन्होंने चाइना से पैसे लेकर के इंडिया के अंदर एंटी नेशनल एजेंडा चलाया। क्या चलाया, इंडिया के अंदर एंटी नेशनल एजेंडा चलाया, ठीक है ना, मतलब इंडिया के अगेंस्ट लोगों को भड़काने की कोशिश करी, नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली के अंदर राइट्स हुए उसके अंदर भी इन्होंने बहुत पैसा छौंका कि वो जो राइट्स हैं वो हो पाए, ऐसे इनके अगेंस्ट एलिगेशंस है। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपकी जो अरेस्ट है वो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि अगर कोई यूएपीए के अंदर अरेस्ट होता है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि उसको राइटिंग में बताया जाए, इट इज इंपॉर्टेंट कि राइटिंग में बताया जाए कि हमने तुमको अरेस्ट क्यों किया है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पढ़ा देती हूँ, यूएपी प्रोविजंस ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड allegedly received funds through Chinese firms to spread pro-China propaganda and therefore anti-national propaganda, ठीक है ना, कि चाइना तो अच्छा है, ठीक है ना, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आई थी, इट वाज हेल्ड दैट it would be necessary henceforth that a copy of such written grounds of arrest, grounds of arrest को क्या बोलेंगे, reasons of arrest, grounds of arrest को क्या बोलेंगे, reasons of arrest, कि क्यों अरेस्ट किया गया है वो आपको इन राइटिंग देने पड़ेंगे, अरेस्टेड पर्सन को बताना पड़ेगा कि हमने तुमको क्यों अरेस्ट किया है, ठीक है ना। यहाँ पे पीएमएलए एक्ट के बारे में भी बताया हुआ है, पीएमएलए एक्ट इज जहाँ पर कोई इलीगली पैसे कमाता है, ठीक है ना। पीएमएलए की फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इलीगली पैसा कमाना, और ये कब आया था, 2002 में, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे और यहां पर आपको आर्टिकल 22 कौन कौन क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है, दिस इज अ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन रीजनिंग, लीगल रीजनिंग के अंदर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। लीगल रीजनिंग में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्लैट वालों के लिए, और वैसे भी हम आर्टिकल 22 नोट कर चुके हैं। ये क्या कहता है, डिक्टेट दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी, जो भी पर्सन अरेस्टेड है उसको कस्टडी में नहीं रख सकते विदाउट बीइंग प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ देयर अरेस्ट, उनको बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट क्या है। इट फर्दर स्टिपुलेट दैट an arrested person cannot be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner, मतलब उनको एडवोकेट अपॉइंट करने की पूरी राइट है। तो आर्टिकल 22 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 हमको क्या कहता है, 2 से 3 बातें कहता है। सबसे पहली बात कि कस्टडी में अगर तभी रख सकते हो, डिटेन्ड इन कस्टडी, कब डिटेन्ड इन कस्टडी कर सकते हो, डिटेन्ड इन कस्टडी तब रख सकते हो अगर आपने इन्फॉर्म किया है रीजन ऑफ अरेस्ट, इन्फॉर्म रीजन ऑफ अरेस्ट, ठीक है ना, बताया है। और दूसरी चीज क्या है, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है ना, मतलब एडवोकेट को कंसल्ट करने का पूरा राइट है। ये है, समझ में आ गया होगा आपका आर्टिकल 22, और ये लीगल रीजनिंग में मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्लैट में 2025 के पेपर में, जो आपका 2024 में होगा दिसंबर। आगे चलेंगे, वाई इज यूरोपियन यूनियन प्रोबिंग मतलब इन्वेस्टिगेशन, प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, प्रोबिंग वर्ड लिखोगे अपनी नोटबुक्स में और उसके साथ में ये टर्म लिख दोगे, मीनिंग लिख दोगे, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। प्रोब का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। द यूरोपियन यूनियन हैज ओपन्ड, अगर किसी को यूरोपियन यूनियन में कंफ्यूजन है कि यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आकर के उन्होंने एक यूनियन बनाई हुई है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। ऐसा क्यों करा हुआ है कि अगर यूरोपियन यूनियन नहीं होगा तो बहुत छोटी कंट्रीज होंगी, ट्रेड में बहुत दिक्कत आएगी, ट्रैवल में बहुत दिक्कत आएगी, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट बनना चाहते हैं एकजुट होकर, एंड लोगों पे प्रेशर भी डाल सकते हैं कंट्रीज पे क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज हैं। तो इसलिए
ये मोटे मोटी बात बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इनटू मेटा, मतलब फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी, ठीक है, Meta's Facebook and Instagram over suspicions that they are failing to protect children on their platform, a violation that could result in fines of up to 6% of their annual worldwide revenue. Revenue मतलब पैसा जो कमा रहे वो। तो ये कौन कर रहा है, किसमें इतना दम है, यूरोपियन यूनियन में। किसमें इतना दम है, यूरोपियन यूनियन में। तो लिखेंगे यूरोपियन यूनियन has opened fresh investigation against Meta. किसके अगेंस्ट मेटा के अगेंस्ट क्या करा है, क्या चालू किया है, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, फेसबुक और इंस्टा के अगेंस्ट। क्यों भाई, क्या करा इन्होंने, फेलिंग टू प्रोटेक्ट children on their platform, a violation that could result in fines up to 6% of annual वर्ल्ड रेवेन्यू। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है, तीन मोटे मोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर। वो तीन मोटे मोटे क्वेश्चंस कौन से हैं, किसके ऊपर केस हुआ है, तीन मोटे मोटे क्वेश्चन क्या है, किसके ऊपर केस हुआ, किसने केस किया है, यूरोपियन यूनियन ने। किसके ऊपर केस किया है, मेटा के ऊपर। किसके ऊपर, मेटा के ऊपर। ये डब्बा ही नहीं बन रहा है जितने दिन बाद, ऐसा कैसा बन गया, मेटा के ऊपर केस किया है, ठीक है, मेटा के ऊपर केस किया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्यों किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बच्चों की जो प्रोटेक्शन करनी थी तुमको, ठीक है ना, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन ऑन देयर प्लेटफॉर्म, वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर ये केस जीत गए यूरोपियन यूनियन वाले, अप टू 6% ऑफ एनुअल वर्ल्ड वाइड इनकम, पूरे वर्ल्ड से मेटा और फेसबुक जितना कमा रहे हैं ना, उसका 6% किसको देना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन को दान में देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, एंड ऑल्सो फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज कंप्लाइंग विद द ब्लॉक्स डिजिटल सर्विस एक्ट एंड इन्फोर्सिंग अ हाई लेवल ऑफ प्राइवेसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर माइनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन बनता हुआ कि जो ये डिजिटल सेफ्टी एक्ट है, ये कहाँ का है, सॉरी सर्विस एक्ट, नॉट सेफ्टी, डिजिटल सर्विस एक्ट। तो यहाँ पर हेडिंग देंगे डिजिटल सर्विस एक्ट। क्या हेडिंग देंगे, समझ में आ रही है ना राइटिंग? आजकल मैं बहुत ज्यादा नीचे झुककर नहीं लिख रही हूँ, तो बता देना राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही। डिजिटल सर्विस एक्ट, डीएसए, ठीक है। तो डीएसए के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, इन्फोर्सिंग हाई लेवल, ये किसका है, यूरोपियन यूनियन का है। किसका है, यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन यूनियन का एक्ट है। और ये किस लिए है, इन्फोर्सिंग हाई लेवल ऑफ प्रिवेसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर माइनर्स, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ठीक है ना, हाई लेवल ऑफ, ये जो एक्ट है कहता है कि हाई लेवल ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए, किसके लिए, माइनर्स के लिए। माइनर्स कौन होते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। द ब्लॉक्स डीएसए केम इनटू इफेक्ट, अब ये डीएसए के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डीएसए के बारे में। द ब्लॉक्स मतलब यूरोपियन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिजिटल सर्विस एक्ट जो है वो किसका है, यूरोपियन यूनियन का। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है किसी और एक्ट से रिलेटेड। दिस इज अ पीवाईक्यू फॉर जामिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, या जामिया पॉलिटिकल साइंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, दिस इज अ पीवाईक्यू फॉर यू गाइस। बाकी सब नहीं याद करेंगे, बाकी सब भी करेंगे, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उनके वहां आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डीएसए हमने लिख लिया था, तो डीएसए के अंदर क्या है, ठीक है ना। डीएसए केम इनटू इफेक्ट कब आया, केम इनटू इफेक्ट इन फरवरी, ठीक है ना, केम इनटू इफेक्ट इन 2024,
It stipulates a very large online platform which have 45 million users in the EU to provide an option in their recommender system that is not based on user profiling and share their data with the commission. तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं और फिर मैं तुम्हें इसको समझाऊंगी. पहले इसको लिख लेते हैं. It says large online platforms platforms which have over 45 million users in EU to provide an option in their recommender systems that is not based on user profiling and share their data with commission to check compliance. अब यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझते हैं. सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जिसके पास 45 मिलियन यूजर्स हैं, ओवर 45 मिलियन यूजर्स प्लस हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना जो रिकमेंडर सिस्टम है, ठीक है ना, अब तुम जो रील देखते हो है ना, बड़े मजे से, जो तुमको नहीं देखनी चाहिए, तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना, वो रील्स कैसे आती हैं, वो तुम्हारी जो तुम पिछला कंटेंट तुम देख रहे हो जिसपे तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करो, वो वैसी रील्स तुमको दिखेंगी. तुम डांस रील्स देखने लग जाओ, तुमको डांस वाली दिखेंगी. तुम प्लांट कैसे ग्रो करना है वो देखने लग जाओ, तो हर रील प्लांट वाली होगी, या मिक्सचर सा देखते. तो रिकमेंडर सिस्टम है इनके. तो इन्होंने बोला है कि एक रिकमेंडर सिस्टम होना चाहिए जो यूजर की प्रोफाइलिंग और शेयरिंग पे ना बेस हो और वैसे ही मतलब हो, ठीक है. और आपको इसका जो डाटा है वो कमीशन के साथ शेयर करना पड़ेगा कंप्लायंस चेक करने के लिए. कंप्लायंस मतलब ये कमीशन देखेगा कि तुम फॉलो कर रहे हो या नहीं. एक तो ये बात है. दूसरी बात है माइनर्स की, ठीक है ना. द प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट माइनर्स फ्रॉम कंटेंट दैट में इम्पेयर द फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल डेवलपमेंट, जो उनकी डेवलपमेंट रोक दे, छोटे बच्चों की, ठीक है. एडिशनली प्लेटफॉर्म मस्ट टेक टारगेटेड मेजर्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनर्स इंक्लूडिंग एज वेरिफिकेशन, पेरेंटल कंट्रोल, ठीक है ना. तो ये सब चीजें भी हैं. द EU रेगुलेटर विल नाउ कैरी आउट एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट मिल रहा है, मैं यहाँ लिखूंगी, तुम थर्ड सेकेंड के नीचे लिखोगे. थर्ड पॉइंट क्या बन रहा है, प्लेटफॉर्म्स are also required to take measures to protect minors from content that can impair physical, mental or moral development. और क्या है, protect the rights of minors, ठीक है ना, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनर्स, ठीक है. और वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन एंड पेरेंटल कंट्रोल टूल्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पेरेंट्स से एज वेरिफिकेशन करवाओ, पेरेंटल कंट्रोल टूल्स की बच्चे ये टाइप की वीडियो नहीं देख सकते, जो मेंटल डेवलपमेंट रोके वो वाला कंटेंट नहीं दिखाना है बच्चों को, ये बोला गया है इस एक्ट के अंदर. समझ में आ गया. कौन लेकर आया DSA एक्ट, EU लेकर आया, यूरोपियन यूनियन, दैट इज डिजिटल सर्विस एक्ट. इसकी फुल फॉर्म हमने लिख ली थी ना यहाँ पे, हाँ लिखी हुई है, ठीक है. तो इसराइल में कहा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं, सबसे ज्यादा इंडियंस का शहर है जो वहां पर रह रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स अगर मैं देखें, इंडियन फॉर्म लिखेंगे, इंडियन फॉर्म लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन इजराइल, है ना.
तो यहाँ पर और क्या पता चला है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कह रहा है, लिखेंगे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स number of Indian students going abroad. Going abroad. है ना, कितने नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो जा रहे हैं बाहर. ठीक है, ये है क्वेश्चन. अब इसमें क्या है, 7.5 लाख गए एक साल में, और एक साल में आई थिंक 4.44. 2022 2021 4.44 lakhs. ठीक है ना. तो यहाँ पे ईयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है जी, ओके. चलिए आगे चलेंगे. नेपाल पीएम प्रचंडा. देखिए हमने ना ये पढ़ा था कि वहाँ पर जो सीएम है वो एक कोलिएशन बना रहे थे. कोलिएशन मतलब डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ आ रहे थे. तो अब वो जो हैं वो चले गए हैं. नेपाल प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा इज सेट टू सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम हाउस. अब वहाँ पे ना ऑयली है एक, वो आ गए थे. अब ये कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन कि मैं प्रूव कर दूंगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. आप वोटिंग करवा के देखिए. अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है ये समझ लो. वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है ना, जो भी उनकी वहाँ पे लोकसभा जैसा कुछ होगा, वो हाँ कि वो मेंबर्स जो हैं वोट करेंगे. अगर इंडिया का समझे तो लोकसभा के मेंबर्स वोट करते हैं और कहते हैं कि ए और बी है, ठीक है ना, या फिर ओनली ए होता है तो वो कहेंगे कि हाँ हम ए के साथ खड़े हैं, ठीक है ना. और अगर नहीं, अगर एक पर्टिकुलर मेजोरिटी नहीं होती उसके साथ तो दे हैव टू स्टेप डाउन. द पीएम हैज टू स्टेप डाउन. ए यहाँ पर पीएम है. ठीक है, आगे चलेंगे. एलन मस्क जो है उन्होंने लॉन्च किया है. क्या लॉन्च किया एलन मस्क ने? लॉन्चेस स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस इन इंडोनेशिया. तो ये लिखेंगे, ठीक है, एलन मस्क लॉन्चेस स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस इन इंडोनेशिया. ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास के देश में हो रहा है ये स्टार्ट. स्टारलिंक क्या है? इंटरनेट सर्विस है. स्टारलिंक क्या है? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस. सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है. ठीक है, आगे चलेंगे. अब उसके बाद वहाँ के पीएम जो हैं, पता नहीं पीएम्स पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है. ठीक है, स्लोवाक पीएम जो है फीको जो है उनको शॉट कर दिया गया था. 4 गोलियां मारी थी रॉबर्ट कैलीनाक को. ठीक है ना, रॉबर्ट की क्या है ऐसे याद कर लो, रॉबर्ट की काली नाक है. ठीक है ना. स्लोवाक के पीएम स्लोवॉक. ठीक है ना, स्लोवॉक कंट्री का नाम कैसे याद करोगे? धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, स्लोवॉक. ठीक है ना. और ये क्या है? रोबोट की काली नाक है. ठीक है ना, की काली नाक. ठीक है, याद हो गया. यहाँ पे रोबोट और काली नाक और ये स्लोवाक. ठीक है ना. पीएम ऑफ स्लोवाक क्या हुआ था? शॉट 4 टाइम्स. ठीक है ना, असैसिनेशन की कोशिश करी गई थी, मतलब मारने की कोशिश, पर बच गए. किस्मत अच्छी थी, बच गए. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. 2 चाइनीज वॉरशिप्स डॉक इन कंबोडिया. कंबोडिया में डॉक कर रहे हैं. 2 चाइनीज वॉरशिप डॉक्ड इन कंबोडिया एज पार्ट ऑफ द बिगेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल्स विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन विद बीजिंग्स एम्बेसडर हेलिंग देयर आयरन क्लैड फ्रेंडशिप. कंबोडिया हैज बीन अ स्टॉन्च एलाई. स्टॉन्च एलाई का मतलब क्या होता है? दोस्त, बहुत ही पक्का दोस्त है. एंड हैज रिसीव बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, श्रीलंका के साथ भी ऐसे ही हुआ था. हाँ, ये अपने एलाई को इतना इतना पैसा दे देते हैं फिर कहते हैं दो हमें वापस. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 चाइनीज शिप्स, 2 चाइनीज वॉरशिप्स डॉक्ड इन कंबोडिया. ठीक है ना. तो यहाँ पे कंबोडिया एंड एलाई ऑफ चाइनीज ऑफ चाइना. ठीक है ना. एलाई का मतलब क्या होता है? दोस्त, फ्रेंड. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. न्यू ग्राफ्ट. ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ग्राफ्ट का मतलब होता है करप्शन. ठीक है, पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं फिर लिखेंगे. न्यू ग्राफ्ट
allegations against इमरान खान। ठीक है ना, क्या है, न्यू ग्राफ्ट एलिगेशंस अगेंस्ट इमरान खान। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन है, इमरान खान कौन है, फॉर्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान। पीएम ऑफ पाकिस्तान। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, करप्शन, करप्शन। ठीक है ना, अब यहाँ पे पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग हैज लेवल फ्रेश करप्शन एलिगेशन अगेंस्ट जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ठीक है, और उसके अंदर क्या बोला है, एलिगेशन क्या है, एलिगेशन क्या है, एलिगेशन क्या है, possessing illegally, illegally possessing and selling 7 high value watches। ठीक है ना, एंड अदर 10 पीसेस लिंक टू स्टेट गिफ्ट, लिंक टू स्टेट मतलब स्टेट को जो गिफ्ट आता है उसमें से उठा करके जो उसको एज अ पीएम मिले वो चक्के बेच दिए, ये एलिगेशन है। ठीक है, पहले भी लगी है। इमरान खान कौन है, फॉर्मर मतलब पहले हुआ करते थे पीएम ऑफ पाकिस्तान। चलिए आगे चलेंगे। अब माउंट ईबू, माउंट ईबू कहाँ पर है, माउंट ईबू जो है, ठीक है ना, ईबू जो है ऑन द रिमोट आइलैंड ऑफ हाल महिरा इरप्ट्स स्पेक्टाकुलरली। तो यहाँ पर ये क्या है, रिमोट इंडोनेशियन, इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ हाल मेहेरा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इरप्टेड, तो वॉल्केनिक इरप्शन हो गई है, इरप्टेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाल, ये हमें याद रखना है कि माउंट ईबू कहाँ पे है, इंडोनेशिया, बस इतना भी याद रख ले तो क्वेश्चन निकल जाएगा। कोर्ट इशूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट कर्नाटका एमपी। तो ये कर्नाटका एमपी के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इनके अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट रेप ये सब की एलिगेशन है। ये जर्मनी गए थे, उसके बाद वापस नहीं आए हैं। इंटरपोल ने भी इनके अगेंस्ट नोटिस इशू कर दिया। हाँ, हमने इंटरपोल वाला पॉइंट नहीं कवर किया। इंटरपोल यार मुझे बताना कब कौन सी डेट का इंटरपोल, मुझे तुम्हें ना एक बताना था, एक नोटिस का, ये बता देना कमेंट्स में। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट हमने कवर किया हुआ है। अब इनको ढूंढ रहे हैं, पुलिस ने भी नोटिस अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो पहले ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आईआईटी कलाम एंड अलाम। ठीक है ना, कलाम एंड सलाम से याद कर लो। ठीक है, ट्रिक क्या याद करने की, कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का कलाम एंड सलाम, सलाम का एस काट देंगे तो अलाम। ये क्या करेंगे, टू डेवलप एआई टू ब्रिंग कथकली, कथकली क्लोजर टू द माइंड्स ऑफ आर्ट लवर्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, केरला इज नाउ मेकिंग अ machine language to foster a deeper appreciation और understanding of Kerala's, ये important है, ये क्वेश्चन BYQ है, Kerala's classical art कथकली। ठीक है ना, अब केरला का क्लासिकल कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है, केरला का। ठीक है, तो ये कौन बना रहे, प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय आईआईटी कोट्टायाम in collaboration with Kerala Kala Mandalam aims at developing AI enabled tool।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि एआई इनेबल टूल बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, ये दो बना रहे हैं, ठीक है ना, कथकली से रिलेटेड। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर अभी इन्होंने कथकली की डिटेल्स थोड़ी बताई हुई हैं, ये हम ओनली क्लैट वालों के लिए लिख लेते हैं, ओनली क्लैट वाले लिखेंगे ये, इतनी डिटेल में क्वेश्चन वही पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 24 फंडामेंटल मुद्राज हैं इसमें, तो 24 घंटे हैं और 24 ही मुद्राज हैं, फंडामेंटल मुद्राज हैं कथकली में। ठीक है जी, तो इतना ओनली क्लैट क्वेश्चन है ये, ओनली क्लैट। चलिए, ये वाला ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, एवरी एग्जाम दिस इज इंपॉर्टेंट, लिख दिया इंपॉर्टेंट मैंने। उसके बाद आगे चलेंगे, इंडिया यूके रीअफर्म एफटीए कमिटमेंट एट स्ट्रैटेजिक डायलॉग। अब एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है ना। कुछ चीज़ों पे टैक्सेस तुम कम करो, कुछ हम कम करें, तो हमारे लोग तुम्हारे यहाँ सामान भेजेंगे, तुम्हारे यहाँ हमारे वाले, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूके जो है, ब्रिटेन जो है, वो इंडिया के साथ बहुत करना चाहता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो क्या हो गया, इंडिया एंड ब्रिटेन रिफॉर्म देयर कमिटमेंट टू कंक्लूड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एट द एनुअल यूके इंडिया स्ट्रैटेजिक डायलॉग एज ए टू साइड। तो यहाँ पर किसके बीच में शायद अग्रीमेंट हो सकता है? यूके और इंडिया के बीच में क्या साइन हो सकता है? एफटीए साइन हो सकता है, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। And after their meeting, said the two reflected in good progress on the 2030 roadmap since the last review, noting key areas where the UK and India have worked. तो इनका एक 2030 का रोड मैप है, ठीक है ना, उस पे तो ये काम कर ही रहे हैं। 2030 रोड मैप किसके बीच में? 2030 रोड मैप इंडिया और यूके के बीच में, इंडिया एंड यूके, ठीक है ना। और इंडिया एंड यूके soon to agree on फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, दैट इज एफटीए। कूल, चलिए आगे चलेंगे। एचपीवी वैक्सीन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एचपीवी वैक्सीन की बात हो रही है। सबसे पहले एचपीवी वैक्सीन क्या प्रिवेंट करती है? सर्विकल कैंसर। क्या प्रिवेंट करती है? सर्विकल कैंसर, एक बात। दूसरी बात, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है ना। पापी लोग, माँ लोग बहुत ही पापी हैं, ठीक है। एक बच्चा क्या बोल रहा है? माँ लोग बहुत ही पापी हैं, ठीक है ना, तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे माँ पापी, ठीक है ना, पापी लो माँ, ठीक है ना, पापी लो माँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया ह्यूमन, इसकी फुल फॉर्म याद होगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रिसर्च आई है एक, ठीक है ना, कैंसर रिसर्च स्टडी फंडेड बाय यूके, कैंसर रिसर्च यूके बाय कैंसर रिसर्च यूके, क्या कह रही है कि अगर ये वैक्सीन लगा हो तो फिर ये कैंसर नहीं होता है। Until now there have been concerns. After carrying a longer session, Kumail concluded HPV vaccine program is helping close some inequalities in, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कह रही है? Can avoided prevents cancer, ठीक है ना, एक्चुअली प्रिवेंट्स कैंसर, ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये स्टडी कह रही है कि हाँ सच में प्रिवेंट्स कैंसर अगर ये लगाया जाए लड़कियों को, ये वाला जो वैक्सीन है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्लियर दिस मंथ आस्क्ड गोल्ड लोन लेंडर्स, क्या होता है? लोन क्या होता है? ठीक है ना, तुम कुछ गिरवी रख जाओ, हम तुमको पैसा दे देंगे। अब कुछ गोल्ड गिरवी रख गए और उसके में मनी दे दिया गया है। अब वो जो गोल्ड लोन है उसके रिलेटेड आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ रूल्स निकाले ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in April 2024 asked gold loan lenders to stick to regulatory norms while lending in a bid to tighten its grip over NBFCs। अब क्या कह रहे हैं कि जो रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं? लॉज, जो लॉज हैं
गोल्ड लोन देने से के लिए वो फॉलो करो। और एनबीएफसीज पे ये ज्यादा टारगेटेड था। एनबीएफसीज क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वो हैं जो बैंकिंग का काम नहीं करती है, सिर्फ पैसे ही देती हैं उधार। बैंकिंग का काम नहीं करती कि अकाउंट खुलवा लो, ये सब कर लो, नहीं, सिर्फ पैसे उधार देती हैं। ये कुछ ही काम करती हैं, बैंकिंग वाले काम सारे नहीं करती हैं। ठीक है। अब इसमें गोल्ड लेंडर्स, द आरबीआई हैज इंक्रीज द स्क्रूटिनी आफ्टर इट फाउंड एनबीएफसी फ्लाउटिंग रूल्स, मतलब रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे एनबीएफसी। इन मार्च आरबीआई बैंड आईआईएफएल फाइनेंस फ्रॉम इशूइंग फ्रेश गोल्ड लोन्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन मार्च 2024 आरबीआई बैंड IIFL Finance from issuing fresh gold loans। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद आरबीआई स्टिपुलेट्स लेंडर्स टू कंप्लाई विद सर्टेन नॉर्म्स बाय लेंडिंग मनी इन ल्यू ऑफ गोल्ड। ठीक है। फॉर इंस्टेंस लेंडर्स आर नॉट अलाउड टू लेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट इज ग्रेटर देन 75% ऑफ द। अब यहाँ पे रूल क्या है? लेंडर्स जो पैसे दे रहा है, लेंडर्स आर नॉट अलाउड टू लेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी that is greater than 75% of the value of gold submitted by borrower। ठीक है। And in order to comply with income tax rules, RBI has mandated that the loan disbursed to borrower not more than 20,000 can be disbursed in form of cash। और एक और क्या है? ठीक है, not more than rupees 20,000, not more than rupees 20,000 can be disbursed। मतलब जो ये बैंक्स हैं ये 20,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है ना, जो लोन दे रहे हैं। ओके, ये भी इन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये दो रूल्स जो हैं ये हमको याद रखने पड़ेंगे। 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड से ज़्यादा जो है आप नहीं दे सकते हो लोन। ठीक है। उसके बाद द टेक अवे फ्रॉम मुंबई होर्डिंग, तो होर्डिंग वाला केस दोबारा आ गया। ठीक है ना, मुंबई के घाटकोपर एरिया में ये हुआ। कब हुआ? May 13 को हुआ। ठीक है। द ब्रंट ऑफ द मॉन्स्टरस 250 टन स्ट्रक्चर फॉल वॉज बॉर्न बाय पेट्रोल पंप। वो पेट्रोल पंप के नीचे जो लोग खड़े थे उनकी बहुतों की डेथ हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे द ओनर ऑफ द होर्डिंग मेटल फ्रेम्स इन ऑन प्लान भवेश भिंदे absconded आफ्टर द क्रैश, अरेस्ट कर लिया राजस्थान में। अब यहाँ पे ये मुंबई होर्डिंग के बाद पता चल रहा है कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मुंबई होर्डिंग तो एडवर्टीजमेंट, ये हमने अभी बात करी थी। कौन से एरिया में हुआ ये? घाटकोपर। ठीक है ना, घाटकोपर एरिया में हुआ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर रूल्स क्या है? सेफ्टी नॉर्म्स फॉर होर्डिंग्स क्या है? सेफ्टी रूल्स फॉर होर्डिंग। जो होर्डिंग होती है इतनी बड़ी बड़ी या कोई भी, उसके क्या रूल्स क्या रहते हैं ये पूछ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज बता रहे हैं। सबसे पहली चीज लोकल बॉडीज इशू लिखेंगे। लोकल बॉडीज इशू लाइसेंसेस फॉर एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है इन बिग सिटीज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अप्रूव्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बस यही पॉइंट पता होना चाहिए कि कौन अप्रूव करता है। लोकल बॉडीज मतलब म्यूनसिपल काउंसिल, कॉरपोरेशंस, इनमें से कोई जो है वो करता है। बाकी महाराष्ट्र का लोकल मुंबई के रिलेटेड वो चीज़ें हैं। और सुप्रीम कोर्ट में केस, दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ।
dismissed appeal of Bank of Baroda against single judge order granting compensation in compensation मतलब पैसे in case of where a man was struck by a signboard, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो है एसे राइटिंग वाले बता सकते हैं कि भैया ऐसा हुआ है, इनको कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी अगर ये इलीगली कुछ लगा रहे हैं। एसे राइटिंग वाले इसको लिख लें। उसके बाद आगे चलेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाइल्ड अ चार्जशीट इन गुवाहाटी कोर्ट वेयर इट अक्यूज चाइना म्यांमार मॉड्यूल ऑफ इसवा मुहिया फैक्शन ऑफ द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ऑफ सपोर्टिंग केडर्स ऑफ टू बैंड मेती आउटफिट्स। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर के अंदर कौन से दो ग्रुप्स हैं जिनमें लड़ाई हुई, ठीक है ना। एक तो कुकी चिन और एक मेती कम्युनिटी। कुकी चिन और मेती कम्युनिटी में लड़ाई हुई। कह रहे हैं कि मेती कम्युनिटी को किसने सपोर्ट किया, चाइना म्यांमार मॉड्यूल के एक ग्रुपिंग ने सपोर्ट किया। ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, फिर भी एक बार और लिख लेते हैं जस्ट फॉर मेमोरी सेक, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट इज NIA, filed a charge sheet wherein it accused China Myanmar module of Isaac Muiwa faction of National Socialist Council of Nagaland, that is NSCN, supporting two band मेती आउटफिट्स, ठीक है ना। जो मेती आउटफिट्स हैं, जो बैंड है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ था, मई लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई 2023, यू कैन चेक दिस, मई 2023 में मणिपुर में राइट्स हुए थे। और राइट्स किसके बीच में हुए थे, कुकी चिन और मेती, कुकीजो और मेती के बीच में, ठीक है ना। ये आपको बताना चाहिए कि राइट्स हुए थे और इस ग्रुप ने मेती को सपोर्ट किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब आती है, जब टेररिज्म से रिलेटेड केस हो, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आते हैं। हाँ, मई 2023 में हुआ, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। बिफोर पार्टीशन द टाउन ऑफ चबाहर, हम चबाहर मतलब चल बाहर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में जो ये पोर्ट है, इसका डेवलपमेंट का जिम्मा अब इंडिया के पास आ गया है। हमने इनके साथ अग्रीमेंट कर लिया है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, चबाहर की पोर्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, चबाहर पोर्ट की। तो यहाँ पे लिखेंगे चबाहर पोर्ट। जो भी चीज़ें हैं ना यहाँ पर एडिशनली हैं, हिस्ट्री बहुत डीप में लेकर गए हैं, तो कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। चबाहर पोर्ट अर्लियर बिफोर पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी, बिफोर पार्टीशन टाउन ऑफ चबाहर was known as टिज, ठीक है ना, टिज, ठीक है, was right at India's doorstep, situated in Iran's Sistan Balochistan province, where the Panchtantra was once read in Persian and Hindustani Urdu is understood and spoken commonly। तो वहाँ पे मतलब हमारे अच्छे रिलेशन थे, पंचतंत्रा पढ़ते, जो हमारी स्टोरीज हैं। बट टाइज बिटवीन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ईरान वर नॉट गुड। तो जो टाइज थी, तो टाइज बिटवीन, ये लिखेंगे टाइज बिटवीन इंडिपेंडेंट इंडिया and Iran before 1979 revolution were not good, ठीक है ना। क्यों, वाई, तुम पूछोगे वाई, क्योंकि शाह tilted towards USA and India was non-aligned। इंडिया तो नॉन अलाइन था। नॉन अलाइन मतलब इंडिया किसी की साइड नहीं ले रहा था। वो वक्त ऐसा था कि तुमको यूएसए और रशिया में से एक को चूज करना पड़ता था।
फिर एक ग्रुप बन गया था नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम कि वो किसी की तरफ नहीं है, हम अपना काम करेंगे, हम ना यूएसए के साथ है ना रशिया के साथ, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। बट वहां पे ईरान में शाह का रूल हुआ करता था, इससे पहले कि क्लर्जी मतलब जो मुल्लाज हैं दे केम टू पावर इन ईरान, वहां पर किंग का रूल होता था, बहुत ही फ्रीडम वाला माहौल होता था। और जब मुल्लाज आए तो उन्होंने मुस्लिम लॉज लगा करके बहुत ज्यादा फ्रीडम को कर्टेल कर दिया, ठीक है। तो शाह टाइटल टुवर्ड्स टिल्टेड, ठीक है। शाह यूएसए के साथ थे और इंडिया क्योंकि नॉन अलाइन था तो ईरान और इंडिया की ज्यादा नहीं होती थी, ठीक है। 1970 शाह जो थे, जो यहाँ पे थे, उन्होंने कहा था कि चबाहर बनाते हैं और यूएस मिलिट्री बेस भी बनाते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन 1997 प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ट्रेवल टू तेहरान फॉर अ पाथ ब्रेकिंग विजिट टू बिल्डिंग अ न्यू रिलेशनशिप विद द ईरानियन रिजीम। अब यहाँ पर ये ओनली क्लैट वाले बच्चे लिखेंगे कि नरसिम्हा राव जी कब गए, ठीक है, 1993 के अंदर, ठीक है। पीएम नरसिम्हा राव travel to तेहरान मतलब ईरान for a path break for a visit to Iran to build a new relationship, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलेंगे। वाइल द विजिट शॉर्ड अप तेहरान इनवैल्यूएबल सपोर्ट टू इंडिया, ठीक है ना। विजिट इंक्रीज्ड ईरान सपोर्ट टू इंडिया। अब इससे क्या हुआ, ईरान की जो सपोर्ट थी इंडिया की तरफ वो बढ़ गई और बहुत सारी ग्रुपिंग, मतलब एक ग्रुपिंग के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, मुस्लिम नेशंस की ग्रुपिंग है, वहां पे पाकिस्तान कुछ रेजोल्यूशन पास करवाना चाहता था इंडिया के अगेंस्ट और ईरान ने नहीं होने दी, इतनी पक्की दोस्ती हो गई इनकी, ठीक है। 1994 आफ्टर एन एयर डैश विजिट बाय देन फॉरेन, ठीक है ये हो गया। 1990s ईरान ऑफर्ड इंडिया चांस टू डेवलप चबाहर, बट इट वाजंट अंटिल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिट टू तेहरान 2001 that then President Mohammad Khatami visit to Delhi as chief guest on Republic Day discussion sealed Chabahar deal between। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन लिख सकते हैं और ये सभी लिखेंगे। 1990 में लिखेंगे ईरान ऑफर्ड इंडिया a chance to develop चबाहर, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ठीक है तुम चबाहर पोर्ट को डेवलप कर लो, पर इसकी डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कब हुई, 2001। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी visited Iran and President Mohammad Khatami visit to Delhi as chief guest of Republic Day in 2003 sealed चबाहर डील, ठीक है। चबाहर की डील जो थी पोर्ट की वो हो गई। अकॉर्डिंग टू दिल्ली डिक्लेरेशन बोथ लीडर्स साइंड बाय बोथ लीडर्स द टू कंट्रीज डिसाइडेड टू बिल्ड सीलिंग फ्रॉम इंडिया टू चबाहर एंड थ्रू चबाहर टू द नेशनल ईरानियन रेल रोड इनेबलिंग इंडिया टू कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। अब यहाँ पर क्या हुआ ये बता रहे हैं, नाम क्या पड़ा एग्रीमेंट का, दिल्ली डिक्लेरेशन। नाम क्या पड़ा एग्रीमेंट का, दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है। और दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या किया गया, signed by both leaders, the two countries decided to build sea link from India to Chabahar and through Chabahar to ईरानियन रेल रोड, मतलब रेलवे और रोड भी बनाएंगे तो इससे क्या होगा, इनेबलिंग इंडिया
इनेबलिंग इंडिया, इससे क्या होगा? इनेबलिंग इंडिया टू कनेक्ट सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। ठीक है ना? तो इससे यही हमें क्या फायदा चबाहार पोर्ट से? हम सेंट्रल एशिया और यूरोप से कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें आगे, Afghanistan could be made through the north-south corridor would be linked through Iran to Russia. Afghanistan was always part of conversation. अफगानिस्तान हमेशा पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है ना? द 2003 India-Iran joint statement record that India and Iran have cooperated closely on Afghanistan. In 2005 India also began the perilous. अब 2005 में क्या हुआ? 2005 में India began construction of Route 606 और Zaranj Dilaram highway, ठीक है ना, which connected border crossing from Iran to rest of अफगानिस्तान। और इसके अंदर हमारे बहुत से लोग शहीद हुए, 135, क्योंकि अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी बिटवीन यूएसए एंड तालिबान उस टाइम पर। इन May 2013 3 डेवलपमेंट्स आफ्टर चाइना अनाउंस्ड इट वुड। अब चाइना ने क्या किया? साथ में गवादर पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? गवार पोर्ट। वहां पे गवार, डर का गवाह, ठीक है ना, वहां पे गवादर पोर्ट क्या है? ठीक है ना। इन 2013 गाइस मुझे बताना मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, ठीक है। इन 2013 3 months after China announced it would develop it would develop गवादर पोर्ट, ठीक है ना, इन पाकिस्तान, और ये बिल्कुल साथ है उस पोर्ट के, चबाहर पोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद 2016 में, ठीक है ना, हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन हुआ किसके बीच में? पीएम नरेंद्र मोदी अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घानी and Iranian President Hassan Rouhani signed historic agreement paving way for India to invest $500 million to build Shahid Beheshti टर्मिनल। तो ये चबाहर पोर्ट का ही टर्मिनल है, जो उसका नाम ये है। तो इसका अग्रीमेंट हमारा 2016 में हुआ, ठीक है ना। और साथ में क्या हुआ? एंड रेलवे लाइन टू जाहेदान। However, geopolitics players spoiler with Chabahar again in 2018, Donald Trump walked out of JCPO, that is the nuclear agreement। तो यहाँ पर 2018 के अंदर तो ईरान और यूएसए का क्या दिक्कत है? ईरान और यूएसए के आपस में इसलिए नहीं बन रही कि एक तो यूएसए को लग रहा है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर हो जाएगा, और ईरान न्यूक्लियर ना हो, वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले, तो इसलिए 2018 में, उससे पहले अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। बट 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि ये जो अग्रीमेंट है बिल्कुल सही नहीं हुआ, ये ईरान में ज़्यादा फायदा हो रहा है, यूएसए का इसमें मतलब वर्ल्ड का फायदा नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कैंसिल
करते हैं, ठीक है ना। द लेटेस्ट अग्रीमेंट, अब जो लेटेस्ट अग्रीमेंट है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसके अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको डेट मिल जाएगी कब ये डिस्कस करे हुए हैं, तो बच्चे बता देंगे। प्लीज गाइस ट्राई टू बी रेगुलर, ठीक है ना। अगर मैं हर रोज वो सेम चीजें बार बार दोहराती रहूंगी, मैं 2-3 बार करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो फिर तो होगा ही नहीं, राइट। सो अगर आप रेगुलर रहोगे देन इट वुड बी ग्रेट फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो, राइट। तो ये आपको करना है। आगे चलेंगे, फेस्टिवल दी केन्स। अब यहाँ पर केन्स फेस्टिवल की बात हो रही है और उसकी सारी जो हिस्ट्री है वो बताई गई है। तो केन्स फेस्टिवल लिखेंगे, केन्स फेस्टिवल, ठीक है ना। केन्स फेस्टिवल, केन्स फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? केन्स फेस्टिवल की बात हो रही है। जो केन्स फेस्टिवल है वो क्या है? लॉन्गेस्ट रनिंग सेलिब्रेशन, longest running celebration of films in the world, ठीक है। उसके बाद क्या है? द ब्रेन चाइल्ड ऑफ फ्रेंच राइटर, किसका ब्रेन चाइल्ड है? कौन आया था? आइडिया ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है तो आइडिया ऑफ फ्रेंच राइटर फिलिप एरलैंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये कहाँ पर गए थे? द फेस्टिवल फर्स्ट टुक शेप इन 1939, एरलैंगर वाज अ मेंबर ऑफ विनाइस मॉस्ट्रा, वहाँ पर इनको कुछ कह को दिया, फिर फ्रांस वालों के पास आए और फ्रांस वालों को कहा हम अपना फेस्टिवल करेंगे, फ्रांस वाले कहते ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम जो इनका एडिशन हुआ, ठीक है ना, वो हुआ 1939 के अंदर, ठीक है। was forced to leave, invitees to leave Cairns, क्योंकि जर्मनी, अब यहाँ पर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट एडिशन took place in 1939, invitees were forced to leave Canada, क्योंकि जर्मनी इन्वेडेड, सॉरी कैनेडा नहीं, सॉरी मैं आधी रात को ये कर रही हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा कम चल रहा है। कैन्स, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, ठीक है ना। अब इसकी वजह से ये बीच में ही रह गया, इनवाइटीज वर फोर्स्ड टू लीव। अब इसका फर्स्ट एडिशन हुआ दोबारा से, और वो कब हुआ? एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है वो फर्स्ट एडिशन हुआ, सेकंड फर्स्ट एडिशन इन 1946, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर द एडिशन ऑफ द फेस्टिवल is no short of its contribution to rich history of resistance and solidarity. Iranian director Mohammad Rasool, whose film The Seed of Sacred Fig was scheduled to be screened, is facing an 8-year, अब यहाँ पे लिखेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला लिख लेते हैं। Iranian director Mohammad Rasulov, ठीक है ना, whose film The Seed of Sacred Fig, ठीक है ना, scheduled to be screened, वहां पे चलाई जाएगी मूवी, scheduled to be screened, ठीक है ना। और उसमें क्या है? This guy is facing 8 years of, is facing an 8-year prison sentence, managed to flee the country, ठीक है ना। and who gave him जर्मनी ने इनको सहारा दिया, जर्मनी gave शेल्टर इस इंसान को। ये तो इनकी स्टोरी हो गई। अब इंडिया और केन्स के अंदर क्यों इस बार इतना ज्यादा बात हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर गाइस आई नो यहाँ पे ना 1 2 3 ये 3 रह गई हैं, ठीक है। मैं ये कल करवाती हूँ बिकॉज सीरियसली मेरे में एनर्जी नहीं है टू एक्सप्लेन थिंग्स। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in से बाय कर सकते हो, बट अभी ये हमने आज और कल का जो सेशन है वो कर दिया है। 3 न्यूज़ रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
And yeah, that's it. Edugi signing off. I'll see you super soon. Bye. Take care.